हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी एडू फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में आयतन मितीय विश्लेषण से संबंधित एक प्रयोग को लिखना सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के कोर्स में आयतन मितीय विश्लेषण से संबंधित सरल अनुमापन रखा गया है, और जो सरल अनुमापन हम लोगों के कोर्स में रखा गया है वह ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है, क्योंकि यह अनुमापन ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं पर आधारित होते हैं, जिसमें हम लोगों को फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्सैलिक अम्ल का मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से दिए हुए पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी होती है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक प्रयोग को लिखना सीखेंगे, जिसके लिए सबसे पहले रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में रूलदार पेज पर सबसे ऊपर प्रयोग संख्या लिखी जाती है, और उसके इस साइड में दिनांक लिखा जाता है, और इस साइड में उद्देश्य हेडिंग लिखकर इसमें लिखा जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का लगभग N/10 सांद्रता का 250 मिलीलीटर मानक विलयन बनाकर इस विलयन की सहायता से दिए हुए अज्ञात सांद्रता के पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। तो इसमें ऑक्सैलिक अम्ल का N/10 सांद्रता का मानक विलयन बनाना होता है, जहां पर जो N होता है वह विलयन की नॉर्मलता होती है, और N/10 का मतलब होता है कि ऑक्सैलिक अम्ल के एक नॉर्मल विलयन का 1/10वां भाग। आगे यहाँ पर 250 मिलीलीटर विलयन का आयतन होता है, और यहाँ पर मानक विलयन जो लिखा गया है इसका तात्पर्य होता है कि वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो। तो इसमें ऑक्सैलिक अम्ल के विलयन की सांद्रता ज्ञात रहती है, इसलिए इसको मानक विलयन कहा जाता है। अज्ञात सांद्रता का यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन लिखा गया है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की सांद्रता हम लोगों को ज्ञात नहीं रहती है, और इसकी सांद्रता हम लोगों को ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है। आगे इसमें आवश्यक सामग्री लिखा गया है, तो यह ऐसी सामग्रियां या उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग इस प्रयोग में किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है पीपेट, ब्यूरेट, मापक फ्लास्क, वाश ग्लास, रासायनिक तुलाक, कोनिकल फ्लास्क, आसुत जल, कीप, वाट बॉक्स, ऑक्सैलिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट विलयन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। तो आप अपने लैब में जाकर इन सब सामग्रियों को देखकर समझ सकते हैं कि यह क्या होती हैं। आगे इसमें लिखा गया है सिद्धांत के बारे में। तो इसमें लिखा है इस अनुमापन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सैलिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, और स्वयं रंगहीन मैग्नस सल्फेट में अपचयित हो जाता है। परिणाम स्वरूप पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब हो जाता है। अंतिम बिंदु पर जब संपूर्ण ऑक्सैलिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, तब पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, और यह नवजात ऑक्सीजन ऑक्सैलिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, और यह जो पोटेशियम परमैंगनेट रहता है यह रंगहीन मैग्नस सल्फेट में अपचयित हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब होता जाता है। लेकिन अंतिम बिंदु पर जब संपूर्ण ऑक्सैलिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का अपचयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसका जो गुलाबी रंग होता है वह गायब नहीं होता है। इसको इस समीकरण द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 बराबर K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। यह जो 5O है यह नवजात ऑक्सीजन है, और इसको हम लोग गुरु कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, और यह परमाणु के रूप में होती है, जिसके कारण यह अत्यधिक क्रियाशील होती है। आगे इसमें लिखा गया है 5H2C2O4.2H2O प्लस 5O। यहाँ पर जो 5O निकलता है वह 5O यहाँ पर इस्तेमाल होता है, और यह ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र है, और बराबर है 10CO2 प्लस 15H2O। तो मतलब ऑक्सैलिक अम्ल जब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यहाँ पर 10 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं और 15 जल के अणु बनते हैं। आगे जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर है 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4.2H2O प्लस 3H2SO4 बराबर K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 18H2O। अगर इस समीकरण में देखा जाए तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट में जो मैग्नीज होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है, और यह जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, और यह जो मैग्नस सल्फेट होता है इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जब पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नस सल्फेट में परिवर्तित होता है तो इसका अपचयन होता है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। आप इसमें देख सकते हैं कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +7 है, और यहाँ पर +2 हो गई, यानी धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। तो पोटेशियम परमैंगनेट गुलाबी रंग का होता है और मैग्नस सल्फेट रंगहीन होता है। आगे यह जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है जब यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है तो इसकी धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जिससे सिद्ध होता है कि ऑक्सैलिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है।
तो यह क्रिया बराबर चलती रहती है जब तक कि विलयन में ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित रहता है। जब विलयन में ऑक्सैलिक अम्ल खत्म हो जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का अपचयन नहीं होता है, जिसके कारण इसका गुलाबी रंग गायब होना बंद हो जाता है। आगे इसमें लिखा गया है सूचक के बारे में। तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपना रंग परिवर्तित करके अंतिम बिंदु की सूचना देते हैं। तो इस अनुमापन में पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन स्वयं सूचक का कार्य करता है, इसमें कोई बाह्य सूचक नहीं मिलाया जाता है। अंतिम बिंदु में है अस्थाई हल्का गुलाबी, यानी अंतिम बिंदु पर पोटेशियम परमैंगनेट का अस्थाई हल्का गुलाबी रंग बनता है। आगे इसमें है पदार्थ की आवश्यक मात्रा। 250 मिलीलीटर N/10 सांद्रता के मानक विलयन के लिए पदार्थ ऑक्सैलिक अम्ल की आवश्यक मात्रा। तो यहाँ पर जो पदार्थ है वह ऑक्सैलिक अम्ल है और 250 मिलीलीटर N/10 सांद्रता के मानक विलयन के लिए इसकी आवश्यक मात्रा का सूत्र होता है W बराबर X इंटू E इंटू V अपान 1000 ग्राम। अब यहाँ पर लिखा गया है जहाँ X बराबर विलयन की नॉर्मलता बराबर 1/10 N, E बराबर ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर 63 और V बराबर विलयन का आयतन बराबर 250 मिलीलीटर। तो आगे इसका मान रखेंगे समीकरण में। तो यहाँ पर है मान रखने पर W बराबर 1/10 गुणे 63 गुणे 250 बटे के 1000 ग्राम। इसको सॉल्व किया जाता है तो W का मान आता है 1.5750 ग्राम। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ऑक्सैलिक अम्ल की जो आवश्यक मात्रा लेनी होती है उसका मान आता है 1.5750 ग्राम। आगे इसमें है प्रेक्षण। प्रेक्षण में दो प्रेक्षण होते हैं, जिसमें पहला प्रेक्षण है 250 मिलीलीटर N/10 सांद्रता के मानक ऑक्सैलिक अम्ल के विलयन के लिए तौल प्रेक्षण। तो इसमें कुल 4 पॉइंट हैं, जिसमें पहला है वाच ग्लास का भार बराबर। तो वाच ग्लास का भार है 16.2680 ग्राम। आगे दूसरा पॉइंट है वाच ग्लास प्लस ऑक्सैलिक अम्ल का भार बराबर 16.2680 ग्राम प्लस 1.5750 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए वाच ग्लास प्लस ऑक्सैलिक अम्ल का भार लेना है तो वाच ग्लास का भार इतना है, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ लिखी जाएगी। ऑक्सैलिक अम्ल का जो भार लेना है वह इतना लेना है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, दोनों को जोड़ा जाता है तो यह वैल्यू आती है 17.8430 ग्राम। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ऑक्सैलिक अम्ल निकालने के बाद वाच ग्लास का भार बराबर 16.2684 ग्राम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाच ग्लास पर जब ऑक्सैलिक अम्ल को रखा जाता है तो कुछ ना कुछ ऑक्सैलिक अम्ल के कण वाच ग्लास में लगे रह जाते हैं, जिसके कारण जब उनका हम विलयन बनाते हैं तो जो कण वाच ग्लास पे लगे रह गए वह विलयन में नहीं जाते हैं। इसलिए ऑक्सैलिक अम्ल निकालने के बाद वाच ग्लास को तौलना जरूरी रहता है। तो जब तौला गया तो यहाँ पर भार में थोड़ी सी वृद्धि हो गई। यहाँ पर आप देख कर समझ सकते हैं कि वाच ग्लास था यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ गया 4, थोड़ा सा वृद्धि हुई। आगे इसमें लिखा गया है चौथा पॉइंट मानक विलयन में प्रयुक्त ऑक्सैलिक अम्ल का वास्तविक भार W बराबर सेकंड माइनस थर्ड। तो सेकंड की वैल्यू यहाँ पर है और थर्ड की वैल्यू यहाँ पर है, दोनों को हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर रखा गया सेकंड और यहाँ पर रखा गया थर्ड, दोनों को जब घटाया जाएगा तो घटाने पर यह वैल्यू आती है 1.5746 ग्राम। तो अब यहाँ पर W का मान आता है 1.5746 ग्राम। तो यहाँ पर W का जो मान आया रहता है इतना हमको आवश्यकता रहती है, लेकिन विलयन में केवल इतना ग्राम गया है, इसलिए आगे की गणना में हम लोग W का मान इतना केवल रखते हैं। आगे इसमें दूसरा प्रेक्षण है मानक ऑक्सैलिक अम्ल के विलयन तथा अज्ञात पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन के मध्य अनुमापन। इसके लिए हम लोग इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें यहाँ पर क्रम संख्या लिखा है। इसमें है ऑक्सैलिक अम्ल के मानक विलयन का आयतन मिलीलीटर में, इसको हम लोग भी ज्ञात करते हैं क्योंकि इस विलयन की सांद्रता ज्ञात रहती है। आगे इस कॉलम में है पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से भरे ब्यूरेट का पाठ्यांक मिलीलीटर में, जिसमें पुनः 2 कॉलम है, प्रारंभिक और अंतिम। इस कॉलम में है अनुमापन में प्रयुक्त पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और इस कॉलम में है सदृश पाठ्यांक मिलीलीटर में, जिसको भी अज्ञात कहते हैं क्योंकि इस विलयन की सांद्रता हम लोगों को ज्ञात नहीं रहती है, इसकी सांद्रता ज्ञात करनी होती है। तो हम लोग इस अनुमापन के लिए कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं, जिसके लिए क्रम संख्या में 1, 2 और 3 लिख देते हैं, और उसके बाद जो कोनिकल फ्लास्क होता है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल के मानक विलयन को लेते हैं। तो जो ऑक्सैलिक अम्ल का मानक विलयन लिया जाता है वह पीपेट की सहायता से लिया जाता है, और जो पीपेट हम लोग प्रयोग करते हैं वह सामान्यतः 20 मिलीलीटर या 25 मिलीलीटर के होते हैं। तो यहाँ पर जो पीपेट प्रयोग किया गया है वह 25 मिलीलीटर का है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर 25 मिलीलीटर लिख देंगे। उसके बाद ब्यूरेट में पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को भरते हैं, तो जो ब्यूरेट होता है वह 50 मिलीलीटर का होता है, जो हम लोगों के प्रयोगशाला में उपलब्ध होता है। तो इसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को भर देंगे। तो जो ब्यूरेट होता है उसमें सबसे ऊपर की तरफ 0 0 रहता है, तो प्रारंभिक आयतन यहाँ पर 0 है। और जब हम लोग ऑक्सैलिक अम्ल के विलयन में पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को बूंद बूंद करके मिलाते हैं, तो मिलाने पर जब पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन का रंग बदलना बंद हो जाता है, उस रीडिंग को हम लोगों को नोट करना होता है, और वही अंतिम बिंदु यहाँ पर होता है। जैसे इसमें है 0.0 से हमने शुरू किया,
तो यहाँ पर जब गुलाबी रंग गायब होना बंद हुआ उस समय रीडिंग आई 24.6। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 24.6। आगे यहाँ पर जो लिखा गया है अनुमापन में प्रयुक्त पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन का आयतन मिलीलीटर में, तो इसको ज्ञात करने के लिए अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है। यानी यहाँ पर जो रीडिंग रहती है इसमें से इस रीडिंग को घटाया जाता है, तो घटाने पर जो आता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 24.6 में से 0.0 को घटाया जाएगा तो आएगा 24.6। इसी तरह से तीनों रीडिंग निकाली जाती है और तीनों रीडिंग निकालने के बाद देखिए क्या होता है, इसको हम लोग पूरी तरह से जब निकाल लेते हैं तो निकालने पर यह जो अनुमापन में प्रयुक्त पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन का आयतन आता है इसमें यह देखते हैं कि कौन सी दो रीडिंग समान हैं। तो जो दो रीडिंग समान होती है उस रीडिंग को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सदृश जो लिखा है सदृश का मतलब होता है समान दिखाई देने वाला। तो इन तीनों रीडिंग में से जो समान होती है उस रीडिंग को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और इसी को हम लोग भी अज्ञात मानते हैं। आगे अब इसके बाद गणना करते हैं। तो गणना पे यहाँ पर लिखा गया है अज्ञात पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की सांद्रता यस बराबर 4 × W × V ज्ञात × 31.6 बटे V अज्ञात × 63 ग्राम प्रति लीटर। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो मान रखने पर यस बराबर है 4 × W। W जो होता है यह ऑक्सैलिक अम्ल का भार होता है और ऑक्सैलिक अम्ल का जो ये वाला भार है ये वाला लिखा जाता है। तो यहाँ पर W का मान है 1.5746। उस मान को आप यहाँ पर लिख देंगे और लिखने के बाद यह जो है वह भी ज्ञात है, तो भी ज्ञात हमारा ये वाला है, तो इसमें जो रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। और यह जो 31.6 होता है यह पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार होता है। आगे यहाँ पर है भी अज्ञात, तो भी अज्ञात यहाँ पर है 24.5, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। और यह जो 63 है यह ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार है। तो इसमें 4 × W × भी ज्ञात × या 31.6 यह पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार है और यह ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार है और यह भी ज्ञात है जो यहाँ पर रहेगा इस कॉलम में, और यह जो भी अज्ञात है वह इस कॉलम में जो रहेगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा और लिख के कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। तो करने पर पहले इतना आएगा और फिर उसके बाद यस बराबर आएगा 3.2237 ग्राम प्रति लीटर। यह दशमलव के कई अंकों तक आता है लेकिन यहाँ पर 4 अंकों तक हमको लिखना होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया 3.2237 ग्राम प्रति लीटर। तो इस प्रकार से दिए हुए पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की सांद्रता 3.2237 ग्राम प्रति लीटर ज्ञात होती है और इसी आधार पे यहाँ पर परिणाम लिखा जाता है दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की सांद्रता 3.2237 ग्राम प्रति लीटर ज्ञात किया। तो इस तरह से यह प्रयोग पूरा हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।